हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे बाबू, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी काव्य खंड का 13th नंबर चैप्टर का नाम है गांव का घर। और इसके जो कवि हैं ज्ञानेंद्र पति जी हैं, उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी देख रहे हो ना, काव्य खंड का यह लास्ट चैप्टर है, 13 नंबर चैप्टर। और यह चैप्टर का नाम है आपका गांव का घर। क्या है? गांव का घर। यह चैप्टर का नाम है गांव का घर कैसा होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके जो कवि हैं ज्ञानेंद्र पति जी हैं। कौन है? यही है ज्ञानेंद्र पति जी। और इन्हीं के बारे में आज का यह वीडियो रहने वाला है। तो आज का वीडियो क्या देखते हैं? कवि परिचय। क्या देखते हैं? ज्ञानेंद्र पति जी के बारे में देखेंगे। और सेकंड वीडियो यानी कि कल जो आप लोगों को मिलेगा, संपूर्ण हिंदी अर्थ मिलेगा गांव का घर चैप्टर का। उसके बाद तीसरा वीडियो में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे। यानी कि तीनों वीडियो जब आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, तब यह जो आपका चैप्टर है वो बेहतरीन तरीके से समाप्त हो जाएगा। यानी कि आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। कुछ भी आप लोगों को क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाएगा तो आप वो आसानी से वो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। समझ में आ गया ना? गांव का घर, गांव का घर। और इसके जो कवि हैं ज्ञानेंद्र पति जी हैं। यार है, और इसके जो कवि हैं ज्ञानेंद्र पति जी हैं। तो ऐसे आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि गांव के जो लोग होते हैं वो ज्ञानी होते हैं। क्या होते हैं बाबू? गांव के जो लोग होते हैं वह ज्ञानी होते हैं। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा, गांव, गांव से हो गया ज्ञानी, तो इस तरह से ज्ञानेंद्र पति। समझ में आ रहा है ना? आपको ट्रिक थोड़ा सा अपनाना है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में तो आप सभी आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। क्या करते हैं? अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। ये देखिए गांव का घर है। समझ में आ रहा है ना? ये सब जो है वो गांव का घर है। और गांव में सभी लोग आपस में बैठे हुए हैं। वो सब चीज यहां पर बतलाया गया है फोटो के माध्यम से। तो आप हिंदी सब्जेक्ट यहां से मेरे से पढ़ रहे हैं, तो आपको लक्ष्य कितना बना लेना है? 95 प्लस का। 95 प्लस का आप लक्ष्य बना लीजिए। बहुत कम समय आपके बोर्ड एग्जाम्स में अब बाकी है, लेकिन अभी भी आप पढ़ना चालू कीजिएगा तो वह लक्ष्य जो है वो पार लग जाएगा। ठीक है, गांव का घर याद कर लीजिए। गांव का घर क्या होता है? गांव के जो लोग हैं वह ज्ञानी है। तो गांव का घर के कवि ज्ञानेंद्र पति जी। ठीक है, यही है बाबू ज्ञानेंद्र पति जी। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कवि परिचय क्या है? कवि परिचय, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950। बहुत इजी है। क्या है? 1 जनवरी याद रहेगा 1950। क्या? 1950, 1 जनवरी 1950 में इनका जन्म हुआ था। किनका? ज्ञानेंद्र पति जी का। ठीक है, जन्म स्थान देखिए कहां है। जन्म स्थान, इनका जन्म कहां हुआ था? झारखंड में हुआ था। गोड्डा, गोड्डा आप लोग देखते होंगे। गोड्डा आप लोग बहुत सारा जो है वो नाम सुने होंगे गोड्डा जिला का। तो क्या हो जाएगा? झारखंड में। कहां? गोड्डा। गांव का नाम पथरगामा। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा कि ये झारखंड के रहने वाले थे। अब देखिए प्यारे बच्चों, देख लेते हैं इनके माता जी का, पिताजी का क्या नाम है। इनके माता जी का नाम सरला देवी एवं इनके पिताजी का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। क्या है? इनके पिताजी का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। ठीक है, वो शिक्षा कहां से पाए? अब हम लोग देख लेते हैं वो शिक्षा किए हैं या नहीं किए हैं। किए हैं तो वो कहां से किए हैं प्यारे बच्चों? ज्ञानेंद्र पति जी जो प्रारंभिक शिक्षा वो प्राप्त किए वो गांव से ही। कहां से? गांव से, पथरगामा से ही वो प्रारंभिक सबसे पहले जो शिक्षा ग्रहण किए। आसपास जो है गांव का जो भी स्कूल हो वहीं से वो पढ़ाई शुरू किए गांव स्कूल में। ठीक है, उसके बाद देखिए बीए मैट्रिक कर लिए, इंटर कर लिए। वो सब जिक्र यहां नहीं किया गया है, लेकिन जो जिक्र है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बीए और एमए जो है वो अंग्रेजी विषय में। ठीक है, अंग्रेजी विषय। ठीक है, बीए और एमए समझ में आ रहा है ना? बीए और एमए अंग्रेजी विषय में ऑनर्स इनका इंग्लिश था। क्या था? इंग्लिश सब्जेक्ट से वो किया। क्या किए हैं? बीए भी किए हैं, एमए किए हैं। कहां से? पटना विश्वविद्यालय से। कहां से बाबू? पटना विश्वविद्यालय से वो क्या किए हैं? बीए और एमए किए हैं। उसके बाद फिर से वो किए क्या है? फिर से हिंदी विषय में फिर से एमए किए हैं। वो कहां से? बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। समझ में आ रहा है?
फिर से अंग्रेजी सब्जेक्ट से बीए कर लिए, बीए के बाद एमए होता है वो भी कर लिए, उसके बाद एमए करने के बाद फिर से वो हिंदी सब्जेक्ट से एमए किए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। कहां से? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर वाले जितने स्टूडेंट्स होंगे आप सभी कमेंट कीजिए। आप लोग तो खुशी से झूम उठे होंगे कि ये जो झारखंड के रहने वाले और मुजफ्फरपुर में यहां पे आके वो एमए किए हैं। समझ में आ रहा है? तो कोई बड़ी बात नहीं प्यारे बच्चों। उस समय जो था बिहार झारखंड सब लोग एक ही जगह था, एक ही था ना, तो वही चीज है कि झारखंड में इनका जन्म हुआ था, लेकिन वो पटना और मुजफ्फरपुर में आके वो बीए और एमए जाकर किए। समझ में आ रहा है? जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी। कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 इनका जन्म हुआ था। गोड्डा झारखंड इनका जन्म स्थान है, रहने वाले हैं। उसके बाद माताजी का नाम क्या है बाबू? माताजी का नाम सरला देवी एवं पिताजी का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। क्या है? देवेंद्र प्रसाद चौबे बीए और एमए किए हैं पटना विश्वविद्यालय से। उसके बाद फिर से वो हिंदी में, ठीक है, हिंदी ऑनर्स लेके फिर से एमए किए हैं बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। समझ में आ गया ना? 3-4 क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भारी नहीं है। अब देखिए वृत्ति इनके बारे में देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं इनके बारे में? वृत्ति की वो क्या किए हैं, क्या उनका योगदान रहा है। समझिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है, यानी बीपीएससी का वो एग्जाम दिए, उसके बाद वो जो हुआ उनको चयनित होकर कहां हुए? कारा अधीक्षक यानी कि जेल में अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। क्या है? वो इसी का एग्जाम दिए, उसके बाद वो पास किए, कारा अधीक्षक के रूप में उनका जो है वो जॉब लगा। उसके बाद जो है वहां जो रहते थे कैदी, उनके लिए बहुत सारे कार्यक्रम जो है कैदियों के लिए वो चलाए। ठीक है, अनंततर नौकरी छोड़कर फकत कविता लिखना शुरू कर दी। ठीक है, अंत तक वो जो है वो नौकरी अपना छोड़ दिए और जो है कविता लिखना शुरू कर दिए प्यारे बच्चों। कौन? ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, समझ में आ गया। निवास देखिए, वो निवास कहां करने चले गए? वो रहने के लिए वाराणसी उत्तर प्रदेश। कहां? वाराणसी उत्तर प्रदेश में उनका निवास है, वो रहने चले गए। उसके बाद देखिए सम्मान, इनको सम्मान क्या क्या मिला, यानी प्राइज का क्या मिला है? क्या मिला है? पहल सम्मान 2006 ईस्वी में। कब? 2006 में पहल सम्मान। उसके बाद संस्यात्मा, क्या है? संस्यात्मा जो है के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2006 में। संस्यात्मा जो है ना वो 2004 में वो लिखे, ठीक है, लिखे ढेर सारा, लेकिन उनको एक देखिए जो महत्वपूर्ण वो लिखे, उन पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। क्या हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था संस्यात्मा पर मिला था ज्ञानेंद्र पति जी को। ठीक है, यानी लिखने पर जो सबसे बड़ा सम्मान है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार है प्यारे बच्चों, वो 2006 में उनको मिला है। ठीक है, संस्यात्मा जो है वो गांव का घर जो चैप्टर है वो ली गई है यहीं से। समझ में आ रहा है ना? समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए कृतियां क्या है। कृतियां क्या है कि वो क्या क्या लिखे हैं बुक वगैरह, वो चीज यहां पर बतलाया गया है। तो क्या है? आंख हाथ बनते हुए। क्या है? आंख हाथ बनते हुए 1970 में शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है। क्या बाबू? शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है 1980 में। कब? 1980 में। उसके बाद गंगा तट 2000 में। संस्यात्मा 2004 में। मैंने आप लोगों को बताया ना कि संस्यात्मा जो है वो 2004 में वो लिखे, लेकिन कुछ दिनों के बाद 2006 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और पहल सम्मान भी 2006 में ही मिला था। ठीक है, भिनसार 2006 में मिले। कवि ने कहा 2007 में। ये सब क्या है? ये सब जो है कविता संग्रह है। उसके बाद एक चक्रा नगरी काव्य नाटक है। क्या है? वो नाटक भी लिखे हैं प्यारे बच्चों, एक चक्रा नगरी। उसके बाद जो है कथेतर गद। क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों? कथेतर गद। पढ़ते गढ़ते जो है वो 2005 में लिखे हैं। वो क्या है प्यारे बच्चों? वो कथेतर गद है। ठीक है, कथेतर गद में भी लिखे हैं और ज्यादातर जो लिखे हैं वो कविता संग्रह लिखे हैं। ठीक है, यानी कि 2004 में संस्यात्मा जो है, सबसे महत्वपूर्ण याद क्या रखना है? संस्यात्मा जो है
वो 2004 में लिखे हैं। उसके बाद 2 साल के बाद 2006 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो संस्यात्मा पर ही मिली है। और संस्यात्मा से ही यह जो चैप्टर है गांव का घर लिया गया है प्यारे बच्चों, तो वो हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे। यहां से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है, यहां से क्वेश्चंस यही बनेगा कि वो जो है बीपीएससी पास करके कारा अधीक्षक के रूप में वो काम किए हैं, और जो वहां पर कैदी रहते थे उनके लिए वो बहुत सारा जो है वो कल्याणकारी कार्यक्रम जो है उनका काम जो है वो बहुत सारा किए हैं। उसके बाद देखिए वो निवास जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, सम्मान उसको जो है मिला 2006 में 2 सम्मान। पहला जो है संस्यात्मा पर जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि मेन है, पहल सम्मान भी 2006 में मिली है प्यारे बच्चों, ठीक है। और कृतियां तो ये सब जो है वो उनके द्वारा लिखी गई है। संस्यात्मा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है? संस्यात्मा जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद कर लेना है पूरे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। समझ में आ गया? कुछ भी कंफ्यूजन है प्यारे बच्चों तो आपके संभावनाशील कवि युवा के रूप में ज्ञानेंद्र पति जी, कौन? ज्ञानेंद्र पति जी 20वीं सदी के 8वें दशक में उदित हुए। क्या हुए? ज्ञानेंद्र पति जी के बारे में बोला जा रहा है कि वो 20वीं सदी के 8वें दशक में, क्या 20वीं सदी के 8वें दशक के रूप में वे जो है युवा कवि के रूप में उदित हुए, यानी कि आए अपने शब्द चयन भाषा संवेदना की ताजगी और रचना विन्यास में सजग संधान जैसी विशेषताओं के कारण उन्होंने हिंदी कविता के सुधी पाठकों का ध्यान आकृष्टित किया। क्या है? सुधी जो है वो कविता का ध्यान आकृष्टित किया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों कि 1980 में, कब? 1980 में वो दूसरी जो है वो कविता संग्रह उन्होंने प्रकाशित। इनके दूसरे कविता संग्रह से उन्होंने विचारशील पाठकों और स्वतंत्रता मति विवेका, क्या है, क्या लिखा हुआ है? विचारशील पाठकों और स्वतंत्र मति विवेकवान आलोचकों को अपनी प्रतिभा, काव्य ऊर्जा और स्वाधीनता सामर्थ्य से आश्वस्त किया। जीवन और, क्या लिखा हो प्यारे बच्चों? देखिएगा, जीवन और रचना में उनकी एक जैसी स्वनिर्भर और आत्मविश्वास पूर्ण गतिमति और अंदाज अक्सर चालू हलकों में उन्होंने संदेह का पात्र बनाते हैं। क्या है? बनाते रहे। प्रचलित फैशन और रीतियों से बेपरवाह होने के कारण प्रायः स्वादों पर, क्या है, स्वादों पर टिकी गुटबंदी और ओछी राजनीति से चालित लेखन प्रकाशन के संचार का चालू प्रवाह उनसे कतराकर निकलता रहा। क्या है? उनसे कतराकर निकलता रहा। किंतु ज्ञानेंद्र पति एक ऐसे अध्ययनशील और मनीषा रचनाकार हैं। कैसे हैं? मनीषा धर्मी रचनाकार, अध्ययनशील कैसे हैं प्यारे बच्चों? वो हैं ज्ञानेंद्र पति जी। कौन है? ज्ञानेंद्र पति जी। समझ में आ रहा है ना? कुछ भी भारी नहीं है। 3-4 क्वेश्चंस यहां से बन रहा है। पहला क्वेश्चन 20वीं सदी में आए हैं। कौन? ज्ञानेंद्र पति जी जो है वो 20वीं सदी के 8वें दशक पूछे जाएगा। कौन सी सदी में? तो 20वीं सदी। कौन सा दशक? 8वें दशक। उसके बाद 1980 में वो दूसरे कविता संग्रह जो है वो प्रकाशित किए हैं प्यारे बच्चों। उन्होंने उसमें विचारशील पाठकों और स्वतंत्र मति विवेकवान आलोचकों को अपनी प्रतिभा, काव्य ऊर्जा और स्वाधीनता का जो है वो यहां पे आश्वस्त किया, दिखाया। समझ में आ रहा है ना? कुछ भी भारी नहीं है, बहुत इजी है यह चैप्टर। और यह जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो आपका काव्य खंड 13 चैप्टर जो है वो पूरा ऑलरेडी समाप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका प्लेलिस्ट आपका रेडी है, आप कभी भी जाके आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है कि जो निजी संबंधों, सामाजिक रिश्तों और रचना धर्म को अपने ही ढंग से रचते गढ़ते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहे। क्या हुआ? आगे बढ़ते रहे।
लेखक संगठनों, साहित्यिक, राजनीतिक और लेन देन के सहती व्यवहारों वर्तावों की उन्होंने कभी चिंता नहीं की। क्या है? उन्होंने जो है वो कभी चिंता नहीं की। कौन? ज्ञानेंद्र पति जी। अपनी गतिविधियों और रंग ढंग से वे प्रायः एक व्यक्तिवादी रचनाकार के रूप में इंगित किए जाते रहे, किंतु उन्हीं के बीच जो रचना की जगह रचनाकार को देखकर अपना निष्कर्ष रखते हैं, क्योंकि अपने बारे में वे स्वयं जानते हैं कि उनका रचना कर्म जो है वो व्यापार है, खोखला और सराहनीय है, एक मिथ्या कर्म। ज्ञानेंद्र पति अपनी समझ, संवेदना और दृष्टिकोण में ही नहीं, जीवन, व्यवहार, संबंधों और रचना के भीतर बाहर के सच में भी व्यक्तिवाद के फर्क को समझते और जाहिर करते हुए कवि और कविता के सामाजिक सरोकारों में सजग अंतर्निष्ठा बनाए रखने वाले रचनाकार है। कौन है? अंतर्निष्ठा बनाए हुए कौन है? रचनाकार है। ज्ञानेंद्र पति जी के बारे में वो चीज है, उनका रचना संसार इसका जलवंत है। क्या है? इनका जो है रचना संसार इसका जलवंत जो है वो साक्ष्य है। वो बस बताया गया है, क्वेश्चंस नहीं आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? कुछ ज्यादा इससे है नहीं जो कि क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, तो ये सब चीज आप लोग ध्यान दीजिए यहां पर। उसके बाद क्या है कि इतिहास, परंपरा और स्मृतियों का ज्ञानेंद्र पति की कविता में एक अद्भुत रचाव वसाव है, किंतु वह कवि को उसके समय बोध और वर्तमान से विमुख या विक्षोभ नहीं करता, बल्कि उसे विस्तार देता और समृद्ध करता है। कवि के रचना कर्म की उर्मियों और अंगुलियों, क्या है? रचना कर्म की उर्मियां और अनुगूंजे दूर तक फैलती है। क्या है? फैलती है। उसका समय बोध अधिक प्रशस्त, गुंजान, गरिमामय और व्यक्तित्व संपन्न हो उठता है। ज्ञानेंद्र के यहाँ समय बोध और क्या है? ज्ञानेंद्र जी के यहाँ समय बोध वर्तमान की आंच मंद नहीं पड़ती, उसके ताप और प्रकाश में ही स्मृतियां, इतिहास और परंपरा का रचाव वसाव होता है। मूल से उखड़ने और पुनः उससे जा लगने की छटपटाहट की समस्या उनके यहाँ नहीं है, क्योंकि उनके साथ निर्णायक रूप में ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ है। बीत चुके, क्या लिखा हो प्यारे बच्चों? देखिएगा, समझिएगा, क्या है कि बीत चुके, गवाए और खोए जा चुके पीड़ा शोषक उनकी कविता में है, पर नस्लेजिया अंतर्गृहातुरा बनाकर नहीं, एक अनिवार्य दुख विषाद की तरह जो यथार्थ की प्रतीति को कवि के अनुभव को गहराता है। यह कवि के अनुभव को गहराता है और कविता के लिखा हो प्यारे बच्चों, यह कविता के चेहरे को मानवीय विश्वसनीय, क्या मानवीय विश्वसनीयता प्रदान करता है। क्या है? मानवीय, क्या लिखा हो? देखिएगा, यह कविता के चेहरे को मानवीय विश्वसनीयता प्रदान करता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए उसके बाद देखिए क्या है कि ज्ञानेंद्र पति वास्तुतः दृश्यों और प्रसंगों के निरीक्षण, पर्यवेक्षक और अपना अलग अंदाज आज भी बदसूतर, क्या लिखा हुआ? आज भी बदसूतर बनाए हुए हैं। शब्द चयन और काव्य भाषा के तल पर सावधान, क्या है? सावधान चयन धर्मिता और प्रयोगों का सिलसिला उनकी कविताओं में आज भी अटूट है उसके बाद क्या है? कदाचित वह जरूरत के मुताबिक बढ़ा भी है। क्या है? जरूरत के मुताबिक बढ़ा भी है। गंगा तट, क्या है? गंगा तट नामक संग्रह, क्या लिखा हो प्यारे बच्चों? आया था ना पाठ में, गंगा तट नामक संग्रह के द्वारा अपने समकालीनों के बीच उन्होंने अद्भुत
सर्जनात्मक स्थैर्य और धैर्य प्रमाणित कर दिखाया है। उनकी कविता के उत्सव विपुल और बहुरूप है। क्या लिखा हो प्यारे बच्चों, उनकी कविता क्या है, उनकी कविता के उत्सव विपुल और बहुरूप है। पाठक की उत्सुकता उनमें बढ़ती है। जो पाठक है, जो पढ़ने वाले हैं, पाठक की उत्सुकता, ठीक है, उत्सुकता जो है वह उनमें बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उनमें नवीनतम कविता संग्रह जो है संस्यात्मा से ली गई है। प्रस्तुत कविता ऊपर कही गई बातों को उदाहत और प्रमाणित करती है। क्या है, उदाहत और जो है वो प्रमाणित करती है। समझ में आ गया ना कि यह जो है वह पाठ जो है संस्यात्मा से ली गई है, गांव का घर। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। यही सब चीज प्यारे बच्चों उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है कि ज्ञानेंद्र पति जी आखिर यहां पर जो है वो क्या बोल रहे हैं, वो चीज यहां पर बताया गया है। ठीक है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, लिखा यही गया, चिड़ियों ने, क्या है, 5 चिड़ियों ने खाली आकाश को सूने घाट पर नहाने आई सखियों सा अपनी कीड़ाओं से भर दिया। फिर आए राहगीरों पक्षियों के मंथर झुंड कांपते आकाश को सूतल करते। क्या है, सूतल करते के बस ऐसी जो है वो ज्ञानेंद्र पति जी वो लिखे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग कल जो आपको वीडियो मिलेगा प्यारे बच्चों, उसमें संपूर्ण हिंदी अर्थ मैं आप लोगों को बताऊंगा, और तीसरे ही वीडियो कल ही मिलेगा, उसमें आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें सब चीज अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तब आप लोगों का जो है वो काव्य खंड जो है वो 13 चैप्टर आप लोगों का जो है वो इंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कल आप लोगों का प्रयास है वो इंड हो जाएगा। उसके बाद गद्य खंड का जो भी चैप्टर बाकी है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। लगभग आपका 5 चैप्टर ही समाप्त हुआ है। क्या 5 चैप्टर समाप्त हुआ है, और जो भी चैप्टर बाकी वो हम लोग जल्दी से कवर कर लेंगे। ठीक है, ताकि जो है वो व्याकरण भी पढ़ना है ना, तो वो भी हम लोग यहां से आप लोगों को पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिएगा अब देखिए क्या है कि पीडीएफ लेने के लिए बाबू आप संपर्क कीजिए। ये 2 नंबर आपके लिए अवेलेबल है। नंबर क्या है, 7667140322। दूसरा नंबर है 8292748995। आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा कॉल कर सकते हैं। इस नंबर को आप बाबू विद्यादायिनी के नाम से जो है वो सेव कर लीजिए। क्या है, विद्यादायिनी के नाम से सेव कर लीजिए, और पीडीएफ लेने के लिए आप संपर्क कीजिए, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, पूरा बेहतरीन क्लास यहां से आप लोगों को दिया जा रहा है। आप लोग जो है वो बेहतर तरीके से स्टडी कीजिए। ठीक है, तभी जो लक्ष्य आप लोग बनाए हैं 95+ लाने का, क्या है, हिंदी सब्जेक्ट में, क्या है प्यारे बच्चों, हिंदी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं ना जी, यहां से हिंदी सब्जेक्ट में आप जो है वो 95+ जो लक्ष्य बनाए हैं वो आ जाएगा प्यारे बच्चों। 95 का लक्ष्य बनाइएगा तो 90+ जो नंबर है वो आप लोगों का अवश्य आएगा। इसमें कोई दो मत वाली बात जो है वो नहीं है कि नहीं आएगा, अवश्य आएगा, लेकिन लक्ष्य जो है वो बनाना पड़ेगा, और लक्ष्य के साथ उतना ही जोरदार मेहनत भी करना पड़ेगा। ठीक है, तभी इतना नंबर आ पाएगा। ऐसे मुश्किल है, समझ रहे हैं ना, फर्स्ट डिवीजन में भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप जो है अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। अभी एग्जाम्स में 6 महीने लगभग बाकी है, तो वो अभी से आप पढ़िएगा तो 450+ जो लक्ष्य है वो आ जाएगा। कितना है, 450+ का जो लक्ष्य है ना वो आसानी से आप पार लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट कर अवश्य बताइए प्यारे बच्चों, ताकि इसी तरह से आप लोगों का पूरा बेहतरीन तरीके से क्लास ले पाऊं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।